मैं हूं योजना और आप हैं राइटफुली योर्स पर। और आज हम एक सिंपल पर जिंदगी बदल देने वाली बात करने वाले हैं। लेट गो टू ग्रो। सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में ये मंत्रा उतना ही ज्यादा गहरा है। जैसा कि गौतम बुद्धा ने कहा है, डिटैचमेंट इज नॉट दैट यू शुड ओन नथिंग, डिटैचमेंट इज दैट नथिंग शुड ओन यू। लेकिन आज हम जिस दुनिया में जीते हैं वहां हर तरफ एक ही नॉइस है, एक ही शोर है, और चाहिए और पाना है, राइट? लेकिन क्या आपने सोचा है कि कभी कभी छोड़ना भी आपको बहुत कुछ दे सकता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज दे सकता है, वो है मन की शांति। छोड़ने से मेरा मतलब है इमोशनल बैगेज, टॉक्सिसिटी, ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, अपना ईगो, एंड ऑफ कोर्स कई सारी मैटेरियलिस्टिक चीजें भी। तो मिनिमलिज्म, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, मेंटल हेल्थ, इमोशनल फ्रीडम, माइंडफुल लिविंग, ये सब सिर्फ इंस्टाग्राम के हैशटैग्स नहीं हैं। ये जिंदगी को हल्का और बेहतर और मीनिंगफुल बनाने वाले टूल्स हैं। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो इन फिलॉसफीज को सिर्फ जीती नहीं है बल्कि दूसरों को जीना भी सिखाती है। सो प्लीज जॉइन मी टू वेलकम डॉक्टर मंजू लोढ़ा जी, चेयरपर्सन ऑफ लोढ़ा फाउंडेशन, राइटर, पोएट, फिलैंथ्रोपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, और सबसे बढ़कर एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, अ ब्यूटीफुल सोल। एक ऐसी वर्सेटाइल और ग्राउंडेड इंसान जो दुनिया को समझाने का एक नया नजरिया देती है। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राइटफुली योर्स पर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योजना जी कि आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया। और हमारे सभी श्रोताओं को भी मैं बहुत अभिवादन करती हूँ कि अपना अमूल्य समय निकाल कर वो आज के इस एपिसोड को देखेंगे। कहते हैं कि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, हाँ जी। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, वाह। एक उसकी मेहरबानी चाहिए। कि वाह। अपनी आंखों में रंगीन ख्वाब सजाए रखिए, अपने होठों पर मुस्कुराहट के 100 गुलाब खिलाए रखिए। हम्म। वक्त अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को खुद के दिल की राजधानी का शहंशाह बनाए रखिए, शहंशाह बनाए रखिए। और आज वाह। आपने इतनी सुंदर बातें की और इतनी सुंदर शुरुआत की है कि जिंदगी ने कहा कि खुशियां हम्म। 5वें दिन मिलेंगी, और हम्म। जिंदगी के कैलेंडर में देखा तो जिंदगी ही 4 दिन की थी, जिंदगी ही 4 दिन की थी। तो जी। हर पल को हमें जीना है, कल पर अपनी खुशियों को नहीं टालना है। यही जो पल है हम्म। यही हमारा है, न हिस्ट्री न मिस्ट्री, वर्तमान ही। और वर्तमान को जिसने जी लिया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। वाह 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 वाह, इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती मंजू जी। बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं और वार्म अप हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं आपसे इस प्रश्न पे आती हूँ जो आज का हमारा टॉपिक है, छोड़ना। सो हर कोई पाने की बात करता है, लेकिन हम आज बात करेंगे छोड़ने की। और छोड़ना मुझे लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ना, क्योंकि पाने की दौड़ में है हम हर समय। तो ऐसे समय में आपको क्या लगता है, ये जो फिलॉसफी है, पहली बात तो आप इससे एग्री करती हैं या नहीं करती हैं कि हमें कुछ पाने के मैं लिए छोड़ना जरूरी है, और बिल्कुल ऐसा एग्री अगर करती करें हूँ तो आपकी कैसे बात किया को। जाए? हाँ जी, बिल्कुल मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ। और जैसे कि मैं जैन फिलोसॉफी पढ़ती हूँ, हम्म। वहां तो बात ही ये होती है कि हम सबको छोड़ना है, क्योंकि हमारे जितने तीर्थंकर परमात्मा थे सारे के सारे राजकुमार थे, भौतिक सुख सुविधाएं तो उनके चरणों की दासी थी, फिर भी सत्य की खोज में वह वन वन भटके और अपने शरीर के मोह को त्याग कर उन्होंने वैराग्य के कठिन मार्ग को अपनाया। तो छोड़े, जिसने छोड़ा ना हम्म। वही सब कुछ पाता है। जो हमने बांध के रखा वो हम्म। तो शून्य है, और जो दे दिया वही हमारा अपना है, वही हमारा अपना है। जी जी जी। पर एक बात इससे मेरे दिमाग में आती है, ये जो कंसेप्ट हम बोलते हैं लेट गो टू ग्रो, छोड़ना जरूरी है ग्रोथ के लिए। पर इससे कई बार एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है।
सो कन्फ्यूजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ पाना चाहती हूँ लेकिन मैं उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहती, या मैं थक जाती हूँ बीच रास्ते में, या अड़चने आती हैं तो मैं उसे छोड़ देती हूँ। तो हमारी जो बातें आज हो रही हैं उसमें ये भी निकाला जा सकता है, कोई आलसी इंसान ये कहेगा इस बात को इंटरप्रेट करके कि अरे मंजू जी ने, योजना जी ने कहा था छोड़ दीजिए। तो ठीक है, परेशानी आई तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आपने अपने सपने छोड़ दिए, अपने गोल्स छोड़ दिए, ख्वाहिशें छोड़ दी। तो मेरा प्रश्न है कि ये कैसे समझा जाए कि कितना छोड़ना है, क्या रखना है, किस पे फोकस करना है, किस चीज के लिए स्ट्रगल करना है, वर्थ है, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको छोड़ने से असल में आप खुद को हल्का कर रहे हैं और आगे आगे की बड़ी दौड़ के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। योजना जी, ये छोड़ना दोनों बहुत फर्क करता है। हम्म। कहते हैं ना, जीवन में हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, भाग लो या भाग लो। भाग लो तो जी। दोनों शब्द सुनने में एक लगते हैं, या तो रन अवे और पार्टिसिपेट। तो जो हाँ। पार्टिसिपेट करेगा वो तो कुछ पाएगा, और जो भाग लिया उसको कुछ जीवन में नहीं मिलना है। वाह तो वाह वाह, जीवन बहुत के अच्छी बात है। संघर्ष में जब हम कोई भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं, उसे नहीं छोड़ना है, उसे हम्म। तो पूरा करना ही है। अगर महावीर ने, गौतम बुद्ध ने बीच में ही छोड़ दिया होता कि हमें, महावीर को केवल ज्ञान पाने में 12.5 वर्ष लगे, अगर बीच में छोड़ते तो उनको केवल ज्ञान कहाँ से मिलता। जो जीवन का संघर्ष है, जो जीवन में हम सत्य को पाना चाहते हैं, उसे नहीं छोड़ना है। हम्म। छोड़ना किनको है? भौतिकताओं की जो सुविधाएं हैं हमारे पास, हम दिन प्रतिदिन उसको एकत्रित करते जाते हैं, उसको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप भोजन की टेबल पर बैठे हैं, आपके पास 10 चीजें हैं, आप कोशिश करें कि 3 चीजें जो आपकी पसंद की हैं उसको वो ना खाएं। तो वो छोड़ना भी है, वो त्याग भी है, वो अणुव्रत भी है। तो आपने जैसे 4 साड़ियां खरीदी, तो कोशिश करें कि आपके कबाड़ से जो साड़ियां दूसरी हैं वो निकलनी चाहिए और किसी और के काम आनी चाहिए। तो हम्म। ये छोटे छोटे त्याग अगर हम कर सकते हैं, तो यही मायना मायना है कि छोड़ना है। और जीवन में एक, जैसे भौतिकता के क्षेत्र में मुझे कितना कमाना है, मुझे कितना चाहिए, आप एक लिमिट तो करो कि किसने के बाद क्या। क्योंकि हम खड़े खड़े जीवन में चले जाएंगे, हमें पता नहीं है। और आप सबको बता दो कि कफन के कोई जेब नहीं होती है जहां हम हीरे जवाहरात मोती साथ में ले जाएंगे। तो हम सब यहीं छोड़कर जाने वाले हैं, हमारे साथ कुछ नहीं आएगा। और हम अक्सर कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, बच्चों के लिए हम्म। जोड़िए, लेकिन कहते हैं ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हम सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हमारे नाम से कुछ अच्छा पुण्य का काम करें। अरे हम्म। वो उनको क्यों हमें कहना है कि आप करो? हम जीते जी अपने हाथ से क्यों नहीं दे के जाएं? हम किसी उदास चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं लाके जाएं? तो वही मायनों में सही जीना होता है कि जब आपने किसी की मदद की। कहते हैं ना कि हमारा जो धन होता है ना, वो ब्याज से दुगना होता है, व्यापार से 4 गुना होता है, खेती करने से 100 गुना होता है, लेकिन किसी के जब काम आता है, दान देने से वो अनंत 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 गुना हो जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने धन को अनंत अनंत गुना बना दें। एक हमारे जमाने में एक पिक्चर थी, 10 लाख पिक्चर, आपने भी देखी हो शायद। उसका एक हम्म। गाना मुझे बहुत पसंद है, गरीबों की सुनो वह तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वह 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। तो कितना फायदे का सौदा है, हम्म। 1 लगाना है और 10 पाना है। तो 10 पाने के लिए अध्यात्म के क्षेत्र में ही संभव है। तो ये छोड़ना है, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाना है। अब तक मैंने जिया है, मैं इतने साल की हो गई मुझे मालूम है, लेकिन आने वाले कितने वर्ष और मैं जीऊंगी मुझे नहीं पता है। तो क्यों ना इस पल का सदुपयोग करें। अगर आपके द्वार पर कोई आता है, उसे कभी भी खाली हाथ न जाने दें। फूल नहीं तो कहते हैं ना कि फूल की पंखुड़ी जितना भी किसी की मदद जरूर करें। कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दे हम सब मिलकर, तो चीर बसंत कहलाए। और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दे ना, तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए।
अंधकार का नामो निशान मिट जाए। अगर हम में से सब कोई कोशिश करे, जो सशक्त है वो असक्त के लिए उसको खड़ा करने में मदद करे ना, तो ये दुनिया और अधिक खूबसूरत और सुंदर हो जाएगी, रहने लायक बन जाएगी। यहाँ से आतंकवाद और अराजकता सब मिट जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बातें कही हैं आपने। आपकी जिंदा दिली का क्या राज है, ये मैं जानना चाहती थी, और ये प्रश्न मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपसे पूछना चाहती थी ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो। आपको मैं जब से जानती हूँ, पिछले 4-5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं जब हम एक दूसरे से परिचित हैं, तो आप इतनी एक्टिव, इतने सारे सामाजिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहती हैं। तो इसका इसका राज क्या है? कैसे आप टाइम मैनेज कर पाती हैं, कैसे आप सारी एक्टिविटीज के बीच में अपनी सामंजस्य बिठा पाती हैं? तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि एक बिजनेस फैमिली से होने के बावजूद भी बिल्कुल, वो भी समाज के लिए बताती समय हूँ आपको। निकालना, और इसके जी, अलावा अपने योजना लिए जी भी क्या समय है ना। निकालना, है ना, अपने जी, लिए भी समय निकालती हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं बिल्कुल करेंगे तो आप जरूरी किसी है, और को प्यार नहीं दे सकते। क्योंकि स्वयं पहले खुश रहना बहुत जरूरी है। आप जब तक अपने आप की फेवरेट नहीं बनते हैं, आप स्वयं हम्म, खुश नहीं रहेंगे, तो आप दूसरों को खुशियां कैसे देंगे? अगर आप मन से दुखी हैं, तो आप सब जगह दुखी बांटने वाले हैं। बिल्कुल। इसलिए कोशिश करें दुनिया के लिए, सबके लिए करें, लेकिन उसके पहले आप अपने लिए भी जीना शुरू करें, अपनी पीठ खुद थपथपाना शुरू करें। मैं तो योजना जी लोगों से अक्सर कहती हूँ कि कोई बाहर वाला आकर आपकी प्रतिभा नहीं पहचानेगा, स्वयं आपको पहले अपनी प्रतिभा पहचाननी होगी। और हम्म। आपने कोई अच्छा कार्य किया तो स्वयं को पुरस्कार दीजिए। आजकल बहुत ऑनलाइन चल रहे हैं, आप किसी भी ऑनलाइन में जाइए, अमेजोन में जाइए, अपने लिए गिफ्ट बुक कराइए, और दूसरे दिन उस गिफ्ट को पाकर स्वयं खुशी से इतराइए दैट्स अ वेरी कि हाँ, प्रैक्टिकल मैं टिप। अपनी पीठ हाँ खुद जी। थपथपाऊंगी कि आज मैंने ये काम किया है, मुझे इसका पुरस्कार मिला है। तो हम्म। ये चीजें आपको खुशी देती हैं। और सबसे कहती हूँ कि रोज सुबह आईना, जब आप जागते हो तो सबसे पहले तो प्रभु का धन्यवाद करें कि हम्म। उन्होंने आपको एक और दिन देखने का सुअवसर दिया है। और फिर घर के सबसे बड़े आईने के सामने जाकर खड़े हो जाएं और कहिए कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत और अच्छी महिला है, या तो अच्छा पहला इंसान है जो भी। तो पहला हो गया ग्रेटिट्यूड, यानी हम उस ईश्वर का जो हमारे बिल्कुल, पास है, जितना हमारे पास है उसके लिए हम धन्यवाद करें, बजाय कि ज्यादातर लोग आपके पास जो होता है उसके लिए भी कृप करना, रोना, परेशान होना, वो उनकी जीवन शैली बन जाती है, और वो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी पे रिफ्लेक्ट करती है। तो पहला आपने कहा ग्रेटिट्यूड। दूसरा आपने बिल्कुल, कहा सेल्फ लव, और खुद को यकीन दिलाना कि हाँ हम कर सकते हैं, हम अच्छे हैं। जब हम खुद पे विश्वास करेंगे तभी तो दुनिया हम पे विश्वास करेगी। मैं नोट कर रही हूँ, बिल्कुल। मैं अपनी डायरी में नोट कर रही हूँ। हाँ जी। तीसरा। जी, बिल्कुल। और हमें थैंक यू कहना भी बहुत जरूरी है हमेशा। हम्म। आपका काम कोई भी करके देता है तो जी। एक थैंक्स करना, कि सामने वाले को अच्छा लगे कि मैंने उसका काम किया, उसे एक थैंक यू करूं। हम्म। और हमसे गलती हो जाए तो हमें सॉरी बोलने में भी हिचकिचाना नहीं क्षमा करो। चाहिए। जी। हाँ, सॉरी। और जैसे कि फॉरगिवनेस होता है, एक शब्द होता है, हम बैठे बैठे भी अपने आप से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि दुनिया में जितने भी हैं, जिनके प्रति अगर मैंने कुछ गलत किया है तो वो मुझे माफ करें, या किसी ने हम्म। मेरे प्रति गलत किया है मैं उसे माफ कर दूं। मैं रोज रात को सोने से पहले हमारी प्रार्थना करके ही सोती हूँ, और हम्म। सब जितने दुनिया में लोग हैं उन सब से माफी मांग के सोती हूँ। और भगवान से कहती हूँ कि अगर मैं जिंदा रही तो सब मेरे लिए है, और अगर मैं रातों में चली गई तो मैं सबका त्याग करके जा रही हूँ। तो एक प्रार्थना करती हूँ कि सब चीजों का मैंने त्याग कर दिया है। तो योजना जी, क्योंकि कितनी गहरी आपने बात आप है। भी पढ़ती होंगी, आप भी जैन है, आपको पता होगा, हम सब बोलते हैं खामे में सवे जीवा खमन तू मैं, मिट्टी में सवे भुए सु वैर मज्जन कह रही, किसी के साथ मेरा कोई वैर नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, और सुबह उठकर आप एक चीज और कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी बुरी चीजें हैं मैं उसका विरोध करती हूँ, और हम्म। जितनी भी अच्छी चीजें हैं मैं उसका अभिवादन करती हूँ, मैं उसका अनुमोदना करती हूँ। तो देखिए कितना जीवन में फर्क आ जाता है कि हम उन सारी बुरी चीजों से बचने लगते हैं और अच्छी चीजों के हम सहभागी बनते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सब चीज करें, लेकिन किसी ने की है उसकी प्रशंसा भी जब आप करते हम्म। हैं, जी। करे करावे, तो किसी की प्रशंसा करोगे ना तो वो भी आपको लाभ मिलता है। तो इतनी छोटी छोटी बातें ईश्वर ने हमें बताई हैं, तो इससे हम अपने जीवन को कितना सरल और सहज बना सकते हैं। जी। बहुत जरूरी है ये सब करना। जी। जी। अच्छा, जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं।
तो मुझे लगता है कि ऑल्दो मैं सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं देखती हूँ तो जैन धर्म एक धर्म ना होके एक लाइफ स्टाइल है, एक लाइफ की फिलॉसफी है, जो रिगार्डलेस ऑफ कि कोई भी आपका रिलीजन हो, लेकिन अगर आप उन फिलॉसफी को, उन मंत्रों को फॉलो करते हैं तो जिंदगी बेहतर हो सकती है, आपकी भी और आपके आसपास के लोगों की भी। तो आप क्या कहेंगी जैन धर्म के बारे में? और अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 ऐसी चीजें जैन धर्म से जो मानवता को, इंसान को अपने लिए और आसपास अपनी सोसाइटी के लिए बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, वो 5 मंत्र क्या होंगे जो जैन धर्म से सीखे जा सकते हैं? मैं भी, जैसे कि आपने कहा, मैं भी सभी धर्मों को मानती हूँ और मेरे कि सभी धर्म हमें अच्छा ही सिखाते हैं। हाँ, मैं जैन हूँ तो मैं जैन धर्म को पढ़ती हूँ, तो उसके बारे में ज्यादा मैं जानती हूँ। तो जैन धर्म में प्रभु महावीर के भी 5 सिद्धांत अगर हम अपने जीवन में अंगीकार कर लें तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है। जैसे कि उन्होंने अहिंसा दिया। अहिंसा क्या है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए बुरा सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करना सीखो, यहाँ तक कि वनस्पतियों के प्रति, पेड़ पौधों के साथ भी प्रेम करना सीखो। उनको भी हमारी वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी जान होती है। तो हम्म। कितना सुंदर बात है कि आप प्रेम करना सीखोगे, और जब आप प्रेम करते हो तो आप ऐसे ही ईश्वर को पा लेते हो। आप सब कुछ करो लेकिन प्रेम नहीं करो ना, तब तक आप ईश्वर को नहीं पा सकते। ऐसे भी हम कहते हैं ना कि ईश्वर तो प्रेम का भूखा होता है, उसे आपने प्रेम से बुलाते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह कितना हम्म। सुंदर है कि जितना हमें चाहिए, जितनी हमारी जरूरत है उतना एकत्रित करो, उससे ज्यादा एकत्रित मत करो। जहां दूसरों को जहां जरूरत है वहां जाकर दे दो आप। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर हमने 4 नई चीजें खरीदी तो 4 पुरानी चीजों का दान कर दीजिए आप। तो इतना सुंदर है। फिर अनेकांतवाद, अनेकांतवाद में क्या है कि भाई आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ। हम्म। ग्लास आधा भरा है तो आप कह सकते हो कि आधा भरा है, मैं कह सकती हूँ आधा खाली है। ये सबका दृष्टिकोण है। तो जी। उसमें हम बहसबाजी क्यों करें कि हम्म। आधा भरा है या खाली है? आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ। फिर जी। हमारा एक सिद्धांत है, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है हमारे यहाँ। फिर वीरता का सिद्धांत है, सत्य का सिद्धांत है कि सत्य कभी भी, देखिए, सत्य के लिए सोचना नहीं पड़ता। जो बात सच है वो आप सच बोल देंगे ना, तो दूसरी बार भी वही बात आपको कोई पूछेगा, आप वही जवाब देंगे। लेकिन अगर आपने झूठ बोला है तो आपको बार बार सोचना पड़ेगा कि मैंने उस समय क्या बोला था। और झूठ के तो हाथ पैर नहीं होते हैं। और सत्य है, सत्य बहुत मजबूत होता है, और जब आप सच बोलते हो तो लोग भी आपकी इज्जत करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मैंने कहा ना कि टेबल पे बैठकर है, अनुव्रत आप सीख लो कि जी। भाई ये मैंने आज ये नहीं खाया। अच्छा, खाने के बाद आपने बीच में 2 घंटा आप बोल दो कि मैं अभी 2 घंटे तक ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पानी पीऊंगी, वो त्याग कर दिया। तो एक एक उपवास का लाभ हमको मिलने शुरू हो जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि जैन धर्म बहुत कठिन है, लेकिन मेरा मानना है कि जैन धर्म बहुत सरल है। जहां हम मंदिर जाने की भावना भी रखें ना, तो हमें एक उपवास का लाभ होने लगता है। तो ये छोटी छोटी है, समझो तो कठिन है और समझो तो एकदम सरल है। कोई हमारे पर बंदिश नहीं है कि आपको तपस्या करनी है। आप एकाशना कर सकते हो, व्यासना कर सकते हो, नौकार कर सकते हो, जो करना चाहो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उपवास ही करना पड़ेगा। तो हम्म। बहुत सरल और सहज है जैन धर्म। जहाँ त्याग सिखाया जाता है, जहाँ तप भी सिखाया जाता है, सत्य सिखाई जाती है, अहिंसा सिखाई जाती है। और मुझे लगता है कि हर धर्म यही सिखाता है कि अच्छी बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए और बुरी बातों का हमें विसर्जन कर देना चाहिए। जी। हम राम बहुत। से भी तो त्याग सीखे हैं। जी। क्या सीखा? राम, पूरा रामायण आप पढ़ लो, हर कोई किसी के लिए त्याग कर रहा है। जी। तो कितनी बड़ी बात है। जहाँ प्रेम है घर में, जहाँ भाईचारा है, तो वो रामायण हमें सिखा देती है। हम्म। महाभारत में भी उन लोग ने कोशिश की कि हमें हमें युद्ध नहीं करना है। अर्जुन ने भी कहा युद्ध नहीं करना है, थोड़े 5 गांव भी दे दो तो चलेगा। जब नहीं हुआ तब जाकर उन्हें युद्ध करना पड़ा। तो ये सारी चीजें हैं कि सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बुराई में नहीं जाएं, हम लोगों से लड़े नहीं। हम कोशिश करें कि सबके साथ सद्भावना बनाकर रखें और हर समय अपने मन में विश्व कल्याण की भावना रखें। और देखिए योजना जी, जब विश्व कल्याण की बात होती है तो आप स्वयं भी उसमें आ जाते हो।
आपका भी कल्याण होने लगता है। तो जी। तीर्थंकर और भगवान कैसे बनते हैं? क्योंकि उन्होंने सबने एक ही बात रखी कि मैं तो तीर्थंकर बनूं, लेकिन दुनिया के सारे लोग तीर्थंकर बने, हम्म। सारे लोगों का कल्याण हो। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि दूसरों को नहीं, स्वयं को निहारना चाहिए, आत्म कसायों को संयम से बुहारना चाहिए। दर्पण में देह के रूप को क्या देखें, आत्मा रूपी परमात्मा को निखारना चाहिए, वाह। आत्मा रूपी परमात्मा को निखारना वाह। चाहिए। मन कर रहा है आपकी बातें बस मैं सुनती रहूं। पर एक एक प्रश्न जो थोड़ा सा आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं, खैर लड़ाइयाँ जब से हम इस दुनिया में हैं, ये इंसान है, तो वो चीज़ें चलती आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शांति को, सद्भावना को आगे लेके जाते हैं। उसके साथ ही ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया भर में कहीं ना कहीं वॉर्स चल रही हैं, कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ चल रही हैं, हमेशा से होता आ रहा है। और अभी तो हम बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं, मुझे लग रहा है, अगर हम विश्व की बिल्कुल। स्थिति को देखें। तो ऐसे समय में जब आप एक देश में, अपने देश को लेके ये आता है कि हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है एक नागरिक के नाते, और आपको देशभक्ति का वो जज्बा रखना है, वर्सेस आपको ये कहना है कि हम शांति प्रिय हैं, हम किसी भी तरह की लड़ाई के फेवर में नहीं हैं। तो ये जो विचारधारा है, इस तरह के समय में हमने भारत पाकिस्तान को बिल्कुल वॉर के कगार पे आते हुए देखा है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि इस चीज को एक इंडिविजुअल होने के नाते हम कैसे हैंडल? तो जब देश की बात होती है या धर्म की भी बात होती है, तो उसकी रक्षा के लिए हमें सिंह के जैसा बनना पड़ता है, और बनना भी चाहिए। आज देश को अगर महावीर गौतम गांधी की जरूरत है, तो वहीं हमें सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे वीरों की भी आवश्यकता है। हम्म। क्योंकि अगर देश नहीं रहेगा तो हम और हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेंगे, न फिर हम कुछ कर सकते हैं। तो देश की रक्षा करना तो सबसे बड़ा हमारा धर्म बनता है, हमें देश की रक्षा करनी ही चाहिए। और ऐसे में अगर युद्ध करना भी पड़े, कि हम अपने लोगों के लिए, अगर हम सामने से किसी को पर हम्म। युद्ध नहीं करते हैं, आज तक भारत का ये रिकॉर्ड रहा है कि सामने से जाकर कभी नहीं किया, लेकिन कोई आकर हमसे लड़ेगा तो हम कायरता लेकर बैठ नहीं सकते हैं। इस बार भी मोदी जी ने जिस तरह से किया, तो वो बहुत अच्छा किया कि अपने लोगों की भी रक्षा हुई और सामने वाले को भी झुकना पड़ा। हम्म। ऑपरेशन सिंदूर में जो भी हुआ, उन लोगों ने जो हमारे साथ हादसा किया, तो हम कायर होके नहीं बैठ सकते थे कि हम कुछ नहीं करेंगे। हमने कर कर दिखाया उनको। जी। और आज भी हमारे देश की सरहद की जो रक्षा करते हैं हमारे सैनिक, मैं उन सबको बहुत नमन करती हूँ कि क्यों आज हम जो कुछ भी हैं, वो क्योंकि वो रात दिन मौसम के हर मिजाज का सामना करते हुए घर जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इन सबको परे हटकर वो देश की रक्षा करते हैं, सरहद की रक्षा करते हैं। तिरंगे की खातिर वो तिरंगे में लिपट कर आ जाते हैं। तो ऐसे में हमें भी हमारे देश के लिए ये सोच रखनी होगी कि जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। और मुझे आज कविवर माखनलाल चतुर्वेदी की ये चार पंक्तियां भी याद आती हैं, जी। जहाँ एक पुष्प भी कामना करता है कि चाह नहीं सुरबाला के गहने में गुथा जाऊं, आ जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिन कर प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब परे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो आप बहुत देखिए, जब बढ़िया। एक पुष्प ये कामना कर सकता है, तो हम कैसे पीछे रहे। देश की सुरक्षा पर जब जब आंच आएगी, हम सबको तन मन धन से एकत्रित होकर देश को सुरक्षित रखना ही होगा। हम्म। तिरंगे की खातिर तिरंगे में लिपटना पड़े तो कोई बात नहीं है। वाह। हम टॉपिक से थोड़ा हट गए, लेकिन ये जो आपने बात कही है वो बहुत अच्छा सामंजस्य बिठाती है कि जब अपनी अस्मिता पे आंच आती है, अपनी सुरक्षा पे आंच आती है, तो हम चाहे अहिंसा के धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें उठना पड़ता है, सिंह की तरह बनना पड़ता है। जी। वापस टॉपिक पे आती हूँ। मिनिमलिज्म, यानी फिर वही बात कि हम छोड़ें। जब हम गार्डनिंग करते हैं,
फूल पौधों को हम अपने ठीक करते हैं, तो उस समय उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है कि उसकी कटाई छटाई की जाए, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे, जैसे मैं अपनी अगर बात कहूँ तो मुझे कपड़े थोड़ा खरीदने आप का। जोर से बोलेंगे, मुझे आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है मुझे सुनने के। हाँ, हेलो। थोड़ा आपकी आवाज तेज करेंगे। हेलो। हाँ। अभी ठीक है? हाँ, ओके। आप कहिए वापस। हाँ। हाँ जी। तो मैं प्रैक्टिकल टिप्स आपसे जानना चाह रही थी कि अम, हम बहुत सारी बातें सोचते हैं, बस उस पर अमल नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। और आजकल के समय में मुझे लगता है जितना सोशल प्रेशर आज के समय में है हम लोगों पे, उतना पहले कभी नहीं था सोशल मीडिया के ज़माने में। तो हर एक फंक्शन में आप नए कपड़े पहनना चाहते हैं, हर एक फोटो में आप नई ड्रेस में दिखना चाहते हैं। तो इस तरह के माहौल में रहते हुए अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए आप कैसे लेट गो की फिलॉसफी को फॉलो करें, ये आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगी। आप अपनी जिंदगी में कैसे इसको मैनेज करती हैं? योजना जी, थोड़े दिन पहले ही मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखकर फेसबुक पे भी डाला था कि हम कितना कुछ तनाव में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम्म। लोगों को आप ब्रांडेड के चक्कर में मत पड़िए, ना ब्रांडेड के पीछे भागिए। आप अपनी स्वयं की ब्रांड हम्म। बनाइए। लोग आपको आपके नाम से जाने, ना कि आपके कपड़ों या गहनों से जाने। आपका जीवन इसलिए महान नहीं बनता कि आपके पास ढेरों ब्रांडेड कपड़े हैं, घड़ियां हैं, ज्वेलरी है या बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। लेकिन आपका जीवन तब महान बनता है जब आपका नाम लेने से कितने चेहरों पर मुस्कानें आती हैं। तो जीवन को ऐसा बनाइए। और मेरे पास जो है, मुझे वही पहनना है कि सामने वाले ने क्या पहना है, और उसकी दूसरे की थाली नहीं देखनी, उसमें मैं हमेशा दुखी रहूंगी। हम्म। कोशिश करें कि अपने से नीचे देखें, अपने से ऊपर को आप देखने जाओगे। हाँ, ऊपर को कब देना है, जब आपके अंदर उनकी जैसा संघर्ष करना है, उनकी जैसी मेहनत करनी हम्म। है, वो जरूर देखिए। लेकिन आप कपड़ों में, खाने में, पीने में आप किसी का मुकाबला मत करिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो ही हमारे काम आएगा। और योजना जी, मेरे को कई बार मेरे बच्चे कुछ बोलते हैं कि ब्रांडेड ये ले ले मम्मी। मैंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिखाना है। और मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, मैं है ना इसके नीचे नहीं देखती हूँ, मैं हमेशा ये चेहरा देखती हूँ कि सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो आपका स्वागत कर रहा है, तो मैं उससे बात करती हूँ, उसके पास जाती हूँ। अगर वो मेरा कपड़े देख रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। उसको मेरे व्यक्तित्व से दोस्ती होनी चाहिए, ना कि मेरी चीजों के साथ दोस्ती होनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, कोविड में मैंने सौगंध खा ली कि अब से हम्म। कोई भी ब्रांड का पर्स नहीं खरीदूंगी, क्योंकि हमने 2 साल जैसे गुजारे हैं, हम्म। सारी चीजें हमें चिढ़ा रही थी, मतलब कबाट में पड़ी पड़ी हमने पूरे 2 साल ट्रैक पैंट में गुजारे हैं। आप देखिए, हम्म। घर में बैठे हैं, तो क्यों? और ये तो मैंने उस समय, उसके बाद मैंने एक भी ब्रांडेड पर्स नहीं खरीदा, आपको मैं बता दूं। तो हम्म। ये अपने आप से वादा करना होता है, अपने आप पर कंट्रोल करना होता है, कोई और नहीं। और मैं अभी भी जैसे भी जाती हूँ, मैं बोलती हूँ 400 रुपए की चप्पल पहन के जाओ, क्या तकलीफ क्या है आपको? आपके पैरों को अगर वो सुकून दे रहा है, आपके पैरों हम्म। को आराम दे रहा है, तो आपको ये बड़ी बड़ी हिल की चप्पल पहनने, हजारों रुपए की, जो घर आकर आपके पैर दुखे, तो क्या क्यों पहनना है? किसको दिखाना है, मुझे बताइए। आपकी बातों से, आपकी बातों से लोग आपकी तरफ आकर्षित होने चाहिए, आपके मिलनसार स्वभाव से लोग आपकी तरफ आकर्षित होने चाहिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट से आपकी तरफ आकर्षित होने चाहिए। और मैं ऐसा ही जीवन जीती हूँ योजना जी। जी, मुझे तभी आप। दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे पसंद आई तो एक ही ड्रेस को मैं 10 बार पहन के चली जाऊंगी। क्या फर्क क्या पड़ता है? जी। जीवन मेरा है, कपड़े मेरे हैं, हम्म। मैं अपने ऊपर हर एक को क्यों हावी होने दो, बताइए आप। तो इसमें नहीं, तो मैं मतलब एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो सकूंगी, आप देखिए। और जो मैं करना चाहती हूँ वो कभी जिंदगी में नहीं कर सकती हूँ। तो जी। मेरे जीवन का फंडा यही है कि और कोई। जिंदगी की। हाँ जी। जी। और कोई मैं प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपनी जिंदगी में फॉलो करती हैं और लोगों को सीखनी चाहिए? मैंने जैसे कहा ना कि मैं खुद ये फॉलो करती हूँ, और मैं जी। जो फॉलो करती हूँ वही आपको मैं बता देती हूँ। और आपके फ्रेंड है ना, आपको ऐसे चार, हमको 5,000 फ्रेंडों की भी आवश्यकता नहीं है। मैं बोलती हूँ 4 फ्रेंड आपके ऐसे होने चाहिए, जो अगर आपको आधी रात पे उसको फोन करो ना, तो आपकी आवाज सुनकर कहे, बता मुझे कहाँ आना है। हम हम्म। बहुत से लोगों को मिलते हैं, बहुत से लोगों से बातें करिए, लेकिन जीवन में 4 दोस्त ऐसे बनाकर रखिए जो आपके हर दुख सुख में काम आए। और जी। सबसे पहली बात है कि अपने परिवार के साथ आपको
सही संबंध बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि परिवार पहला है जो आपके सुख में भी खड़ा है, आपके दुख में भी खड़ा है। तो जो एक मैं का हम जो एक अभिमान बना लेते हैं ना, मैं हूं, मैं बोलती हूँ मैं से अभिमान मत बनाइए, हम बनाकर चलिए। हम बनकर चलेंगे ना तो जीवन में बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाती हैं। आप दोस्तों के साथ भी हैं तो दोस्तों के साथ दोस्तों को एहसास दिलाइए कि वो आपसे ऊंचे हैं, आपसे बड़े हैं। देखिए तो कितना फर्क पड़ता है। और मैं कहूं कि मैं ही बड़ी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, धीरे धीरे आपके सारे दोस्त आपसे कन्नी काटने लगेंगे, चले जाएंगे। तो जीवन में जो है ना, आपस प्यार का रिश्ता होना चाहिए, बस बाकी दिखावे का रिश्ता नहीं होना चाहिए। कि जिंदगी की दौड़ में कठिनाइयां है तो हैं, थोड़ा तुम चलो थोड़ा मैं चलो, आगे जाके रिक्शा कर लेंगे। चलिए। मजा आ गया आपसे बात करके मंजू जी। एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आता है ओवर थिंकिंग से जुड़ा हुआ। तो आजकल अगर हम देखें तो हर किसी का जो दिमाग है ना, वो एक गूगल में जैसे आप सर्च करते हैं उसमें इतने सारे टैब्स खुले होते हैं, वैसा हो गया है कि हम एक साथ बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है बर्नआउट का, जल्दी थकने का, परेशान हो जाने का। तो और आप हर एक चीज को बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस कर देते हैं कई बार, जिसकी वजह से आप बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले पाते। बहुत सारी चीजों को सोचते हैं चलो आज नहीं बाद में करेंगे, क्योंकि आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज के समय में लोग फिजिकल पेन से ज्यादा मेंटल पेन से जूझ रहे हैं, चाहे वो उसके बारे में बात करें या ना करें। ये आज की जनरेशन की सच्चाई है, और ये हम अगली जनरेशन में भी हम देख रहे हैं सेम ट्रेंड। तो ये मेंटल हेल्थ को कोई ऐसा फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं, आप इतना अच्छा जीवन जी रही हैं, एक प्रेरणादायक जीवन जी रही हैं, अम, एक लोढ़ा फाउंडेशन की चेयरपर्सन, और ऐसे बैकग्राउंड से आने के बाद भी जिस तरह की आपकी जीवन शैली है, वो वाकई मैं दिल से ये बात बोल रही हूँ कि वो हम सबको सीखनी चाहिए। और सबको बताना चाहिए कि जीवन जीने का असली मंत्र क्या है। अगर हम ये करें तो हम अपनी जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस से कैसे बचा जाए, और अपने अ, अपने समय का हम बेस्ट उपयोग किस तरह से कर सके, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सही है, आपने सही कहा कि आप आजकल बच्चों को बहुत मेंटल इश्यू हो रहे हैं। हम्म। क्योंकि बस सबसे बड़ी बात यही है, एक तो दिखावा बहुत हो गया है, लोगों को कंपटीशन हो गया है। बच्चों में भी आपस में वो होता है, बच्चे एक दूसरे को टॉन्ट करने लगते हैं, अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकते। तो वहां भी जाकर तो बच्चे इतने तनाव के ज्यादा शिकार होते जा रहे हैं। अभी हम लोग कई किस्से पढ़ते हैं कि छोटी छोटी बात कभी माँ बाप ने कह दी और बच्चे ने जाकर आत्महत्या कर ली। तो सबसे हम्म। पहले तो माँ बाप को एक कोशिश ये करनी होगी कि वो अपने बच्चे का दोस्त बनकर रहे। आपका बच्चा जब स्कूल से घर आता है तो आप घर में रहें, बच्चे के संग। हाँ, देखिए जो कार्यशील हैं वो उस समय घर में नहीं रह सकते, लेकिन शाम के समय 1 घंटा अपने बच्चों को जरूर दें। उनसे दिन भर की दिनचर्या उनकी क्या रही वो जरूर पूछें, उनके दोस्त कैसे हैं वो हम जानें, और उनको और क्या दिक्कत आ रही है। अगर वो आपसे आकर किसी के बारे में शिकायत करते हैं तो उसे नजरअंदाज मत करिए, अपने बच्चे को सुनिए, उसके ऊपर उसको भरोसा दिलाइए कि हर चीज में हम आपके साथ हैं। अगर वो जी। नहीं दिलाते तो कई आज जो घटनाएं होती हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे बता हम्म। नहीं सकते हैं, डरने लगते हैं, क्योंकि माँ बाप भी वो चीज को सुनते नहीं है, कहते हैं कि तुम ऐसे ही कह रहे हो। इसलिए हम्म। सबसे पहले जरूरी है हम अपने बच्चों का दोस्त बने और बच्चों को पूरा विश्वास दिलाएं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम आपके साथ हैं। तो धीरे धीरे फिर उनका ये तनाव कम होने लगेगा, वो आपसे हर बात आकर शेयर करने लगेंगे, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो। आपके बच्चों को कहिए हर बात हमको बताएं, हम तुम्हारे साथ ही हैं, हम तुम्हें समझाएंगे। तो ये हम्म। सबसे बड़ा बहुत जरूरी है। और बच्चों के अंदर एक प्रतियोगिता का बीज मत बोइए कि आपको फर्स्ट आना है। हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता है, हर एक की अपनी अपनी प्रतिभा होती है, आप उस प्रतिभा को बाहर निकालिए। हमने तारे जमी पर पिक्चर देखी, उस बच्चे को जी। अक्षर दिखते नहीं है, माँ बाप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक टीचर उसको समझता है और उसकी उस प्रतिभा को, चित्रकला को बाहर निकालता है। आप देखिए, तो हमें भी हम्म। हमारे बच्चे, क्योंकि जीवन की पाठशाला बहुत बड़ी है, ये स्कूली
जो हम शिक्षा है वो कोई बहुत जरूरी नहीं है कि वहां आपको फर्स्ट आना होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि अक्सर फर्स्ट बेंच पर बैठने वाला जो बच्चा विद्यार्थी होता है ना, लास्ट बेंच पर बैठने वाले विद्यार्थी के लिए जीवन में काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको जिंदगी की समझ होती है और इसको नहीं होती है। तो केवल किताबी कीड़ा नहीं बनना है, माँ बाप बच्चों को प्रोत्साहन करें, आगे बढ़ाएं। मैं आपको बताऊं, जब मैं 10th में थी, तो मैं जब पढ़ती थी, एग्जाम देने जाती थी ना, तो मैं इतनी, मेरे दिमाग में ऐसे तनाव हो जाता था और मैं रोने लगती थी और मेरे पापा को बोलती थी, पापा मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मुझे एग्जाम नहीं देनी है। तो मेरे पापा मुस्कुराकर एक ही बात कहते थे, बेटा ठीक है, कुछ नहीं आता मत करना, एग्जाम हॉल में चली जाओ, वहां पेपर उस पे अपना रोल नंबर लिख देना, अपना नाम लिखकर वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका उनका ये जो विश्वास है ना, तो मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुई, मैं हर परीक्षा पास कर गई। और वही मुझे बोलते, नहीं तुमको ऐसा करना ही होगा, ये करना ही होगा। तो मैं कहाँ होती मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये विश्वास बच्चों को देना, बच्चों के ऊपर इतनी बंदिश मत डालिए, बच्चों के ऊपर इतना तनाव मत दीजिए, उनको बह जाने दीजिए, नदी की तरह वो प्रवाहमान होने चाहिए, चलते रहने चाहिए। और बच्चे का कंपैरिजन मत करिए, पड़ोस का बच्चा देखो इतना होशियार है, पड़ोस की वो इतनी टैलेंटेड है, ये मत, आपका बच्चा आपका है, वो आपका रहेगा, उसकी जो प्रतिभा है उसको बाहर निकालिए, बहुत ये जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करें ना, तो बच्चों को हम तनाव मुक्त कर सकते हैं। उनके मेंटल हेल्थ के जो कितने इश्यू होते हैं, अभी कोविड में कितने बच्चों को मेंटल हेल्थ के इश्यू हुए, क्योंकि वो घर में थे, अपने जैसे लोगों से मिल नहीं पा रहे थे। तब मैं आपको बताऊं, मेरी पोती ने उस मेंटल हेल्थ पे 21 कविताएं लिखी उस पर, कि किस तरह से हम कहाँ गुजर रहे हैं उस पर। तो बच्चों के अंदर बहुत कुछ चलता है, लेकिन अगर वो हमसे शेयर नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर कुंठा हो जाएगी। जरूरी है कि हम उनसे बातचीत निरंतर करते रहें। और ये जो मोबाइल है, गूगल है, आपने सही कहा कि हम सब खाने की टेबल पे बैठे हैं, हम सब अपने अपने में व्यस्त हैं, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा है। और हम क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ 10 फॉरवर्ड आ रहे हैं, सेम के सेम फॉरवर्ड आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो हम एक निश्चय करें कि जब हम खाने की टेबल पर हैं, किसी के हाथ में फोन नहीं होगा, कोई फोन नहीं देखेगा, दिन में 4 घंटे हमको फोन को तिलांजलि देनी है तो देनी है। तो इस तरह से हमें ये करना होगा, नहीं तो बच्चे भी अपना समय वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, वो क्या देख रहे हैं हमें मालूम नहीं होता है, फिर वो गलत राह पे चल पड़ते हैं, और धीरे फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया। लेकिन बच्चा तो गीली मिट्टी है, हमें उनको शुरू से संभालना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, मेरे दोनों बेटे बाहर पढ़े रहे, लेकिन उनको आज तक उन्होंने सुपारी भी नहीं खाई है, आपको मैं बता देती हूँ, अभी भी नहीं खाई है। तो पान सुपारी से तो वो हमें बताना पड़ता है कि भाई ये गलत है या सही है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और एक विश्वास उनको देना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के अंदर विश्वास जगाइए, देखिए आप कितना फर्क आता है जीवन में। वाह। मंजू जी, कि मैं अब ये आपको बताऊं, मेरी कॉल। 4 पोतियां, एक पोता है, मैं अच्छा। 5 बच्चों की दादी हूँ। तो अभी। मुझे मालूम है हर बच्चे का नेचर, हर बच्चा किस तरह सोच रहा है, क्या कर रहा है, तो हमें उनके साथ कैसे डील करना पड़ता है, जी। बातचीत करनी पड़ती है। तो सब, क्योंकि अलग, 5 उंगलियां भी समान नहीं है, तो हम्म। हमारे सारे बच्चे अलग होते हैं, अपने 2 बच्चे अलग होते हैं, हम दो का भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि बेटा हम्म। तू ऐसा, तू नहीं, तू जो तू है वो तू है, तू जो है वो तू है, हर एक का अपना व्यक्तित्व है। जी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें सोना निकल रहा है आज के डिस्कशन में से। अब ये सोना बिखरेगा। खासकर हम महिलाओं के साथ ये वाला बहुत रहता है ना, क्योंकि आप अगर हाँ, सोशल हैं, आते जाते हैं, तो फिर ना चाहते हुए भी आप एक दूसरे को देखकर तो लगता है अच्छा ठीक है, ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल होता है। मेरी बेटी बहुत ज्यादा, इनफैक्ट, यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, वो सारी चीजें। तो वो लोग, अगली जो जनरेशन है ना, हम तो शायद से उतने वो नहीं रहे, तो अगली जनरेशन इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा सजग है। तो बहुत बहुत बहुत। हाँ, उन्हें बिल्कुल नहीं नहीं, जैसे लगता। अभी मेरी है ना पोतियां, अभी 18 साल की होंगी ना, बहू ने कहा 18 साल के बाद उनको ब्रांडेड दिखाएंगे, 18 साल तक नहीं दिलाना है। हम्म। दिमाग मतलब बच्चों का खराब नहीं करना है कि भाई हाँ आपके पास पैसे है तो आप ऐसे कर दो, वही कर दो, तो फिर बच्चे अभी से ऐसे बन जाएंगे तो बाद में उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हम्म। तो उनके हाथ में पैसे नहीं देने कि आप कुछ भी खर्च करके आ जाओ, आपको क्या चाहिए आप बताओ, आपको हर कुछ मिलेगा, सब हम्म। चीजें मिलेंगी। तो वो बहुत जरूरी है। आप जैसे लोग रोल मॉडल हैं कि सब कुछ होते हुए भी अगर आप इस तरह के संस्कार अपने परिवार में निभाते हैं और सिखाते हैं,
तो इससे लोगों को कितनी प्रेरणा मिलती है। नहीं तो लोग, थोड़ा सा पैसा आता है और उसके बाद वो इस तरह की चीजों में लिप्त हो जाते हैं, जिससे ऑफ कोर्स बहुत सारे नुकसान होते हैं। सही है। चलिए, अब रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है। कशिश, जी। स्टार्ट किया तुमने? यस मैम। यस, स्टार्ट कर दिया। तो मंजू जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके सफर, आपकी जर्नी के बारे में। आप लोढ़ा फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, बिजनेस भी चलाती हैं, साथ में इतनी सारी सामाजिक गतिविधियों में आप सक्रिय रहती हैं। तो इस सब की प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से शुरुआत हुई? और आपके जीवन को अगर आप कुछ पंक्तियों में समेटना चाहें, पढ़ाई से लेके शादी, बच्चे, फिर इतनी सारी चीजें, तो किस तरह से आप अपनी जर्नी को बताएंगी जो हम सब के लिए कुछ सीखने को हमें मिले? मैंने उस पे किताब भी, मैंने एक कविता भी लिखी थी। जी। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ म आने मंजू, मंदिर, मूवी, मस्ती, मदद, मितभाषी, मृदुभाषी, मधुर और मंगल। बस ठीक है, सारी जर्नी एक में आ गई। हाँ। सारी जिंदगी की और मैं फिलॉसफी एक आपको में। बताऊं, योजना जी, मैं 18 साल की थी ना, छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। हम्म। बस पढ़ ही रही थी, मैंने अभी फर्स्ट ईयर पास किया था, सेकंड ईयर में ही थी। और शादी होगी 19 साल में, बड़ा पहला बेटा हो गया, 21 साल में दूसरा हो गया। हम्म। और हमने हमारे जीवन की जो शुरुआत है ना, वो जीरो से की स्टार्ट हमने यहाँ पे। अच्छा। हमारे दोनों के माता पिता का सब बहुत अच्छा था। मेरे ससुर जी रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे, एमपी रहे, एनिमल वेलफेयर के अध्यक्ष भी थे। और मेरे पापा, हमारे यहाँ समाज में बहुत उनका ऊंचा नाम। मैंने घर में कभी उठकर पानी की गिलास भी नहीं पी थी, लेकिन हम्म। यहाँ आकर मैंने अपने घर के सारे काम किया, आपको मैं बताऊं। सिगड़ी और स्टोव पे खाना भी बनाया मैंने। और खाना बनाना नहीं आता था, मेरी मम्मी ने जब शादी की तो बोले मेरे बेटी को कुछ नहीं आता है। तो मेरे हम्म। सास ससुर बोले कि कोई जरूरत ही नहीं, हमारे घर भी बहुत है, धीरे धीरे सीख लेगी। हम्म। लेकिन मेरे हस्बैंड ने लॉ किया था और मेरे ससुर जी जज बन गए मेरी शादी के समय, उसी समय। तो एक एथिक्स होता है कि बेटा सेम कोर्ट में कार्यशील नहीं होना चाहिए। तो हाँ। बोले क्या करें। तो फिर हमने, मैं बॉम्बे से ही थी, तो और बॉम्बे में मेरे पास एक फ्लैट था। जैसे मैंने कहा ना, मेरे पापा ने मुझसे कहा गहने, मैंने कहा मुझे गहने का शौक नहीं है, एक फ्लैट रख दीजिए। तो हम्म। पता नहीं ईश्वर बुलाता है वो चीजें। तो फिर यहाँ फ्लैट था तो हम बॉम्बे आ गए। और हम्म। बॉम्बे में मेरे हस्बैंड नौकरी के लिए गए 2-3 जगह, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली कि अरे आप जज के बैठे हो, क्या नौकरी करोगे। तब अच्छा। उन्होंने 2 साल के लिए है ना बिल्डिंग लाइन का काम सीखा। मेरे पापा का बिल्डिंग लाइन का काम था, तो वहां देखा कैसे होता है, क्या होता है। फिर हम्म। 81 में अपना खुद का शुरू किया। और इस तरह से हमारा सफर शुरू हुआ। बस, फिर स्कूटर, फिर ट्रेन और गाड़ी, और फिर इस तरह से हमारा सफर शुरू हुआ। मैं 2 बच्चों को स्कूल ले जाती थी, तो एक साइड में पैदल जाती थी विदाउट, और आते समय मैं टैक्सी में आती थी। कि मुझे लगता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना है, मेरा अपना स्वाभिमान है, जो भी है जैसे भी है। 2,000 रुपए में घर चलाना था मुझे तो हम्म। उस समय। तो उस चलाती थी जहाँ, मतलब कुछ समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा ही ये सफर शुरू हुआ। हमारा जो, मेरा घर खुद जोधपुर में मेरा घर था, जो 13 कमरों का बंगला था मेरा, लेकिन हम्म। यहाँ मैंने 500 स्क्वायर फीट मैं शुरुआत की वहां से। तो जीवन में देखिए बहुत कठिनाइयां आई और आती रहती हैं, आज भी हर दिन का संघर्ष होता है। तो संघर्ष से हमें घबराना नहीं चाहिए। हम्म। हेलन केलर हमेशा कहा करती थी कि यदि उल्लंघन के लिए रेखाएं न होती, पार करने के लिए सीमाएं न होती, तोड़ने के लिए बाधाएं न होती, तो जीवन में किसी पुरस्कार की तरह मिलने वाले आनंद में कहीं ना कहीं कमी अवश्य रह जाती। तो जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन मुझे कभी उसका गिला नहीं है कि क्यों संघर्ष हर एक के जीवन में आते हैं। देखिए, अपने को ऐसा लगता है कि उसके जीवन में, कि हर एक के जीवन में होते हैं संघर्ष। तो ऐसा मेरा जीवन शुरू हुआ। और फिर मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए और मेरी मम्मी बहुत छोटी उम्र में चली गई। तो जब मम्मी चली गई, तो मैं जब 26 साल की थी, तो मुझे बड़ा खाली खाली लगने लगा। और मैं बोली क्या करूं। और तब मैंने है ना सोशल संस्थाओं में जाना शुरू किया। वहां जुड़ी मैं, बहुत छोटी उम्र में ही जुड़ गई, और वहां जाऊंगी, सीखूंगी लोग कैसे करते हैं, एक हम्म। दूसरे की मदद करते हैं। वहां से मेरी शुरुआत हुई। फिर बाद में हमने, मेरे हस्बैंड पॉलिटिक्स में जब खड़े हुए 95 में, तब हमने अपना खुद का एनजीओ ये बना लिया, लोढ़ा फाउंडेशन का। और हम्म। तब से हमारा लोढ़ा फाउंडेशन चल रहा है। हम्म। और इस तरह से मैं इन सब से जुड़ती गई, और फिर मेरे को कविताएं लिखने लग गई, और फिर मैं किताबें लिखने लग गई। इस तरह से कहते हैं ना, पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ। ऊपर वाले ईश्वर ने हर
कोई चीज हर एक के लिए बना के रखी है। बस सही समय पर सही रास्ता मिल जाए और अवसर मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। और फिर मेरी परमवीर चक्र वॉर डायरी जब मैंने लिखी, उस समय मेरे मन में एक ख्याल आया कि इसका विमोचन कहीं लंदन में जाकर करूं। अब मैं सोच तो रही हूँ, लेकिन लंदन में ना कोई पहचान है, न किसी को जानती हूँ, जाऊंगी कैसे और वहां कहाँ करूंगी। फिर और देखिए देव योग से ऐसा हुआ कि उसी समय उन्हीं दिनों में लंदन में हमारी ऑफिस बन गई, हमने एक जगह ली, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया और घर भी बन गया। तो फिर मैंने नेहरू सेंटर में लेटर लिखा कि मुझे मेरी किताब का विमोचन करना है। तो टाइटल इतना अच्छा था तो उन्होंने हाँ बोल दी। और वहां गई उस समय, वहां के एमपीज को मैंने निवेदन किया, वहां के सैनिक में से भी लोग आए और इस तरह से वो इतनी अच्छे से बुक का विमोचन हुआ। और मैं हॉल में बैठी हूँ, लोग मेरी बुक ले रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं। मतलब जो चीज मैंने सोची नहीं, ऐसे लगता था कि ड्रीम कम ट्रू, वो जो ड्रीम सोचा नहीं वो भी सच हो गया कि इस तरह का भी जीवन में कुछ होगा। और वहां के जितने भी जैसे टीवी थे, टीवी चैनल थे और रेडियो स्टेशन पर एक एक घंटे का लाइव इंटरव्यू हुए, आप देखिए इस बात को लेकर। तो जीवन बहुत 2015 के बाद मेरे जीवन में एकदम ही अलग मेरे जीवन ने मोड़ लिया। और इस तरह से लोगों के अंदर पहले भी मैं काम करती थी, लेकिन 2015 के बाद उसको एक लोगों को पहचान मिलने लगी। और मेरे को कितने 100 से अधिक अवार्ड मिल चुके हैं। तो एक एक सफर इस तरह से मेरा शुरू हुआ। और जहां मैंने अगर कुछ करने की कोशिश की है तो बदले में मुझे बहुत कुछ मिला है, लोगों का प्यार बहुत मिला है। फिर मैंने ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच की स्थापना की, फाउंडेशन, जिसमें आप आई भी थी उस दिन। तो वो स्थापना की, जो होम मेकर थी उन सबको लेकर हमने एक मंच शुरू किया। फिर हमारे जैन समाज के कई मंच थे, वहां की मैं प्रेसिडेंट बनी। और हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र में मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी। फिर तो इस तरह से ये सफर है, शुरू हुआ और कुछ कुछ मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप मन से कुछ करते हैं किसी के लिए, तो बदले में भगवान भी आपको कुछ ना कुछ देता है। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। तो सब कुछ हमारे माइंडसेट पर है कि हम क्या सोचते हैं, कैसे जीते हैं। तो हमें सब कुछ यही मिल जाता है। वो ऊपर जाकर तो कौन सा स्वर्ग और नर्क मिलेगा वो तो पता नहीं है, लेकिन जीते जी हमें यही सब कुछ मिल जाता है। मैं सेंसर बोर्ड की 2 बार सेंसर बोर्ड की मेंबर भी रही हूँ, आपको मैं बताऊं। तो वहां भी जाती हूँ। तो जीवन जीवन से मुझे कोई शिकायत नहीं, उल्टा मैं भगवान का बहुत लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है। ये उनकी मेरे पर मेहरबानी है। और माँ सरस्वती की का भी मुझे आशीर्वाद मिला कि मैं इस तरह से लिख सकी। कभी कभी लिखना नहीं आता था मुझे, लेकिन मैं लिख सकती हूँ, हर दिन एक कविता कर सकती हूँ। तो ये भी बहुत बड़ी बात है योजना जी। तो जितना हम उनका धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें, बहुत अच्छा। और कई लोगों से इस संस्था के माध्यम से मुझे कई लोगों से मिलने का सुअवसर होता है। नीडेड, जो नीडी पीपल हैं उनसे जानती हूँ, उनकी समस्याओं को सुनती हूँ। तब लगता है कि हमें किसी भी चीज की शिकायत करने का कोई मतलब अधिकार है नहीं ही नहीं कि हम कर सकते हैं, हमें होना ही नहीं चाहिए। आपको देखना चाहिए, जब आप लोगों को देखते हो तो आप सोचिए भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है। तो वो बहुत जरूरी है। और अपना जो दिया है उसमें से अगर आप कुछ अपने धन का सदुपयोग कर लो ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। वैसे मेरे आपको मैं बता दूं कि मेरे मेरे बच्चों ने ये कर दिया कि जो भी उनकी जो 20% शेयर है वो सारा का सारा डोनेशन करेंगे वो। तो उन्होंने वो भी अनाउंसमेंट किया। अभी हाल में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब भी हमने कहा कि जितने भी इसमें लोग जो शहीद हुए हैं उनके परिवार में जो भी जरूरत होगी हमारे पास आएंगे, हम उनकी पूरी जरूरत सबको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं सैनिक परिवारों के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। फिर मुझे लगता है कि हम बीएमसी के ऑफिसर जो हमारे गटर साफ करते हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, फायर ब्रिगेड वालों का सम्मान करना चाहिए, हर वॉरियर का हमें सम्मान करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो बस एक भाव रखिए कि हमें देना है, देना है। अपना हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए, ये हाथ ऐसा सिर्फ पानी पूरी वाले के सामने होना चाहिए और कहीं नहीं। आपका आपका फिर मैं वही बात बोलूंगी कि आपका पूरा सफर, आपका पूरा जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है। आप इसी तरह ऊर्जा से भरी रहें और सबको ऊर्जा देती रहें, यही मैं कामना कर सकती हूँ ईश्वर से।
और जी बेटा। आज आप जुड़ी हमारे साथ, इसके लिए मैं जितना आपका तहे दिल से धन्यवाद करूं उतना कम है। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम खेलना चाहेंगे आपके साथ। जी। ठीक है। एक एक शब्द में आपको आंसर देना, एक शब्द या एक छोटा सा सेंटेंस में, छोटी छोटी चीजें। तो पहला, कि एक चीज जो आपने छोड़ दी और जिंदगी बेहतर हो गई। मैंने गुस्सा कम कर दिया। ओके, गुस्सा। उससे शॉपिंग। बेटर हो गई जिंदगी। शॉपिंग या स्पिरिचुअलिटी, किस चीज का टेम्पटेशन ज्यादा होता है? अध्यात्म में मैं ज्यादा रम गई हूँ। अच्छा, तो ये कब से होना शुरू हुआ है? कितनी उम्र से मैं कहूँ, से हम कहें, या कितने मैं साल? लास्ट 10-12 साल में अध्यात्म में ज्यादा रम गई हूँ। रोज का मेरा 3 से 4 घंटा अध्यात्म में जाता है। अच्छा, ओके। हाँ। आपके लिए स्ट्रेस बस्टर क्या है? मिठाई या क्या बोले? मेडिटेशन? आपके लिए क्या स्ट्रेस बोले? स्ट्रेस बस्टर मतलब आपको आप अगर तनाव में हैं तो तनाव से दूर हाँ हाँ करने का रास्ता क्या है? आ, हाँ। मिठाई या मेडिटेशन? मिठाई तो नहीं, लेकिन हाँ, मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है। अच्छा। तो टीवी, हाँ, अगर टीवी देखती हूँ। टीवी और मेडिटेशन में से चूज करना हो तो क्या आपके लिए अगर ज्यादा? मेडिटेशन तो मैं सामायिक कर लेती हूँ, सामायिक में है ना, जैसे मैंने आपको कहा, तो वो एक तरह का मेडिटेशन हो जाता है मेरा, सामायिक करती हूँ मैं। तो अच्छा, एक की जगह दो कर लेती हूँ मैं, जब अभी कभी ऐसा लगता है। और उसमें फिर मैं ना लिखने लगती हूँ, पोइट्री बनाने लगती हूँ, तो अगर क्या मैं करते हैं तनाव आप? में हूँ। मैं थोड़ा सा डिटेल में हाँ। क्या करते हैं आप उसमें, एग्जैक्टली क्या करते हैं? क्योंकि एक मंत्र हो सकता है जो सामायिक लोग फॉलो कर सामायिक सकते में हैं। मैं स्वाध्याय करती हूँ, सामायिक में। और हम्म। मेरी जो भी जाप वगैरह करना होता है वो मैं करती हूँ। और जो भी मुझे लिखना होता है, मुझे जो पोइट्री है ना लिखने का, संदेश सामायिक में ही आता है। मैं सामायिक में बैठकर ही पोइट्री लिख लेती हूँ। अच्छा, तो और आपको आप मैं बताऊं। रोज एक पोएट्री लिखती हैं, ऐसा मुझे लगता है आपने नियम हाँ बनाया रोज। हाँ जी, एक पोइट्री रोज हो ही जाती है लगभग। हाँ, नहीं तो है। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लिख लेती हूँ कुछ न कुछ ऐसा विषय आता है यार, तो लिख ले। तो सामायिक में बैठने से मैं क्या, एकदम दिमाग उस समय मेरा शांत होता है। न किसी से बातचीत करनी है, ना कुछ करना है, वो 1 घंटा मेरा अपना होता है। तो हम्म। उसमें मैं वो करती रहती हूँ। हाँ। जी जी जी, बहुत अच्छी टिप है ये। और अगर हाँ। मैं पूछूं कि आपके पास कोई एक सुपर पावर होती, अगर आपके पास भगवान आए और बोले मैं आपको एक सुपर पावर देता हूँ, तो वो क्या हो, क्या आप लेना चाहती? मैं कहूँ, मैं सबको मैं ना खुश करना चाहती हूँ कि कोई भूखा ना सोए, और ये तो सब खुश रहे, दुनिया ये तो प्यार से रहें। आप बहुत बड़ी सुपर पावर मांग ली। हाँ, मैं सच्ची में, मैं मेरे मन में हमेशा ये दिन में एक बार ये कामना जरूर करती हूँ कि कोई दुखी ना रहे, हर कोई खुश रहे। बहुत बहुत अच्छी बात है। और आखिरी सवाल, परिवार या समाज, पहले क्या आता है? मैं सबसे पहले परिवार को प्रेफरेंस देती हूँ कि अगर परिवार है तो मैं समाज के लिए कर सकती हूँ। अगर मेरे परिवार के बुजुर्ग भूखे रहे और मैं बाहर जाकर समाज सेवा करूँ तो वो समाज सेवा नहीं है। सबसे पहले परिवार की सेवा करनी है, परिवार के बुजुर्गों की करनी है, फिर जाके समाज सेवा कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा परिवार साथ रहेगा तो ही मैं कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी। वाह, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बातचीत जो लोग देखेंगे उनके लिए तो बहुत कुछ देके जाएगी ही। पर्सनली मुझे बहुत कुछ आज मिला है आपसे बात करके, और इतनी तसल्ली से, इतनी अच्छी, इतनी डिटेल में बात शायद इस तरह की बातचीत के अलावा हो नहीं पाती। तो एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया, और दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ। अब और ये प्लेटफॉर्म को मैं कहूँगी बहुत बहुत छोटी सी एक पहल है, जहाँ पे हम नई नई और अच्छी बातें अच्छे लोगों को लाकर जो चीज़ें हम खुद सीखना चाहते हैं और दुनिया को सुननी चाहिए वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अपने बिजी शेड्यूल में से आप समय निकाला आपने, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ आप है। लोगों को खुशियां दे रही हैं इस प्लेटफॉर्म से, योजना जी बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप कई बातें लोगों को सिखाती हैं। और एक भी किसी का भी जीवन अगर बदल गया ना, तो आपका ये प्लेटफॉर्म शुरू करना बहुत अच्छा है कि ये प्लेटफॉर्म आपने शुरू किया। तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आप भी हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे, गाती रहे। और आप बहुत अच्छी गजल लिखती हो, आप बहुत अच्छी कविताएं करती हो। हम एक कविता का सेशन करेंगे, आज कविता गजल का का सेशन सेशन हमारा करेंगे। हो गया है। अगली जी बार हम कविताओं का सेशन करेंगे दोनों जन। आप बिल्कुल। भी एक सुनाओगे, एक मैं सुनाऊंगी, जी है ना? जी जी बिल्कुल, हम ऐसे अगली बार करते जल्दी से प्लान करते हैं, कविताओं का सेशन करते हैं। और हैं। आपकी जी। बहुत सारी कविताएं हमने आज भी सुनी, पर बहुत सारी, क्योंकि आप रोज लिखती हैं तो बहुत बड़ा पुलिंदा होगा। तो डेफिनेटली कुछ हाँ, अभी हम लोग वो चर्चा करते हैं।
बिल्कुल करेंगे, है ना? हाँ जी। तो बहुत जिंदगी बहुत को धन्यवाद। संभाल। नमस्कार, हाँ, नमस्कार, आपका बहुत थैंक यू। धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद, सबका धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, जिंदगी को संभालने का एक ही मंत्र है, वो है बैलेंस। संजोएं तो छोड़ना भी सीखें, कमाएं तो दान भी करें, सोचे कम, जिए ज्यादा, और रिश्ते निभाएं बिना एक्सपेक्टेशंस के। क्योंकि असली खुशी तब मिलती है, असली सुकून तब मिलता है जब जिंदगी का हिसाब किताब जो है ना, वो बैंक बैलेंस से नहीं, दिल के दिल के बैलेंस से होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा टच किया हो, तो इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, लेट गो टू ग्रो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक खुश रहिए, हल्के रहिए। नमस्ते।